हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिर मिश्रा और करंट विद सिड के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद आ रहा तो प्लीज़ जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि क्या कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, ताकि मैं इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, इंडिया का जो लॉ है अबॉर्शन, एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी 25 साल की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर रूल को लेकर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स में एक पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर ऑब्जेक्शन किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि डील करता है जो 20 से 24 साल की महिला जो प्रेग्नेंट है उनकी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज डिफाइंड हैं। तो उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। तो उसके संदर्भ में अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया था, तो एक बार को उसको देखते हैं। तो हुआ यूँ था कि 25 साल की महिला थी, अनमैरिड थी, और इनको ये 23 वीक ऑलरेडी हो चुके थे प्रेगनेंसी के, और ये अबॉर्ट करवाना चाह रही थी क्योंकि इनके जो भी पार्टनर थे वो शादी नहीं करना चाह रहे थे। तो जो हमारा अभी 2021 में जो अमेंडेड बिल आया था, उसमें किसी भी तरह का ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें अनमैरिड वीमेन जो है उसको टर्मिनेशन की कोई आज़ादी हो, मेडिकल टर्मिनेशन की। ठीक है। सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 क्रिमिनलाइजेस वॉलेंटरली कॉजिंग मिसकैरेज। तो अगर आप जो विमेन हैं वो अगर वॉलेंटरली मिसकैरेज कराने की कोशिश करेगी तो वो इलीगल करार दिया गया, उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है। प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 से 24 वीक के लिए कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, उनको 2 डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। मतलब कि 2 डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी। कोई भी 2 डॉक्टर्स उनके गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए। और वो जो है जब अगर अलाउ करते हैं, किनको अलाउ कर सकते हैं, रेप विक्टिम्स हैं, माइनर्स हैं, या कोई मैरिड पर्सन है, या मैरिटल स्टेटस चेंज हो चुका हो डाइवोर्स्ड में। तो इस तरह की 7 कैटेगरीज हैं। ये 7 कैटेगरीज के विमेन जो हैं वो अगर 2 डॉक्टर से परमिशन ले लेते हैं 20 से 24 वीक्स के अंदर, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन करा सकते हैं। 24 वीक्स के आगे का भी टर्मिनेशन का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए हुए मेडिकल बोर्ड्स हैं वो एसेस करेंगे सिचुएशन को, उसके बाद अलाउ कर सकते हैं। वो भी जैसे ऐसे होता है ना कि फीटल अबनॉर्मलिटी होती है, उन केसेस में ही होता है कि 24 वीक से ऊपर अगर बेबी हो रहा है और अगर ऐसी कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मेडिकल बोर्ड के पास जाएंगे और वो एसेस करेंगे सिचुएशन को कि क्या ऐसा करने लायक है कि नहीं है, तब जाके टर्मिनेशन हो सकता है। लेकिन अनमैरिड वीमेन के लिए कहीं पे कोई प्रावधान नहीं था। तो अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट जो आया है, उन्होंने जो जजमेंट सुनाया उसमें ये था कि अनमैरिड वीमेन जो है उनको भी कवर करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कवर कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है उसका हनन हो रहा है ना। तो इसी चीज़ को कवर किया गया कि अनमैरिड वीमेन है, उनके केस में हस्बैंड की जगह पर पार्टनर स्विच कर दिया गया है, सब्सटीट्यूट किया गया है। ये जो आर्टिकल 3 भी था ना, रूल 3 भी था मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रूल का, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसमें हस्बैंड की जगह पर पार्टनर कर दिया गया है, जिससे कि अनमैरिड वीमेन भी इसके जो रूल है इसके अंडर में आ सके, है ना। और इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप्स को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया था। तो इस वजह से कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए कि अनमैरिड वीमेन अगर कभी प्रेगनेंसी होती है तो उसको अबॉर्ट नहीं करने दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो छोटी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो हुआ बेसिकली ये है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है यूनेस्को द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और इंडिया की पोजीशन यहाँ पर देखोगे तो आप 135 है। ठीक है। इसमें यहाँ पर इंडिया की सिचुएशन में कुछ खास चेंज नहीं है। जो मेन चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स में एक कंट्री जो है
बहुत आगे निकल के आई है तेजी से, उसका नाम है रवांडा, है ना। छठे नंबर पर है 146 सेशन में। यूएस और यूके के भी आगे निकल चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 26 मेंबर्स जो हैं, सॉरी 13 में से 26 में से 13 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि विमेन है ना। और सुप्रीम कोर्ट में भी 7 में से 4 जजेस जो इनके हैं वो विमेन हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में 88%, 88% वर्किंग विमेन जो है वो, वर्किंग जो फोर्स है वो विमेन की है ना। तो उसको अचीव कैसे किया है, एक केस स्टडी पूरी बनाई गई है। तो वो अचीव करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स, स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए थे जेंडर इक्वलिटी को लेकर, और वो 2009 में लिए गए थे। अब जाके वो मतलब 2009 में लिए गए थे, अब उसका असर दिखना स्टार्ट हो गया है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह की चीज़ें बाकी कंट्रीज में भी होनी चाहिए। तो आप, एक छोटी सी न्यूज़ थी, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भगवंत मान जी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अभी रिसेंट में हॉस्पिटलाइज किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काली बेन का पानी डायरेक्टली पी लिया था। अब ऐसा क्यों किया था? देखिए, पॉलिटिकली ये सब चीज़ें होती रहती हैं, है ना। लेकिन पॉइंट ये था कि काली बेन में ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो उतरता है, और पंजाब की छोटी सी एक नदी है, 165 किलोमीटर की है, जो कि होशियारपुर से स्टार्ट होती है और कपूरथला में जो बियास सतलज का जो कॉन्फ्लुएंस हुआ रहता है उसमें जाके मिक्सअप हो जाती है ना। तो ये काली बेन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना ज़्यादा उतरता है कि इसका पानी का कलर बदल चुका रहता है। पर वही चीज़ है कि इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। मतलब जैसे सिख रिलीजन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको वो किया गया है, इस नदी के बारे में काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया है कि गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने जो मूल मंत्र पहली बार रिसाइट किया था ना, वो इसी के पास किया था। तो इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा रिलीजियसली सिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज़ थी, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 पब्लिश किया है, ठीक है। कर्नाटका हर बार की तरह टॉप किया है, उसके बाद तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आया है। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट एरिया जो सेकंड कैटेगरी है उसमें टॉप किया है। चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर यूटीज के कैटेगरी में है। और बॉटम रैंकर्स में आप देखोगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, गुजरात है, ठीक है। इसके अलावा जो इनोवेशन सिस्टम में कुछ इश्यूज वगैरह अगर आ रहे हैं तो वो एक बार को आप देख लीजिए कि क्यों ग्लोबल लेवल पर अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इंडिया। उसका एक तो जो पॉइंट बताया जाता है वो बताया जाता है लो फंडिंग, ठीक है। 0.7% ही है इस पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनोवेशन पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही है, ठीक है। आर एन डी पे और ज़्यादा खर्चा बाकी कंट्रीज करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उतना नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल हैज़ बीन अनेबल टू क्रिएट नॉलेज बेस इन द कंट्री, और innovation is skewed against the manufacturing sector due to problem pertaining to and missing middle। तो पॉइंट बेसिकली ये है कि ह्यूमन कैपिटल पे भी जैसे स्किल डेवलपमेंट में अब आज के टाइम पर देखिए इनिशिएटिव काफ़ी सारे चल रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि फंडिंग इस पे बहुत ज़्यादा एलोकेट नहीं की जा रही है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनोवेशन के लिए भी जो एक मिडिल मैन की ज़रूरत है, मतलब जैसे कि ग्लोबल लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इंडिया में जो इन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि कि जो ग्लोबल लेवल पे जो भी टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उससे इंडिया अछूता ना रह जाए। तो एक मिडिल मैन की ज़रूरत रहेगी वहाँ पर। तो उसके लिए भी ऐसा कुछ किया नहीं गया अभी तक में। तो इस वजह से ग्लोबल लेवल पे कुछ खास अभी परफॉर्मेंस है नहीं इंडिया के इनोवेशन की। हालांकि प्रोग्रेस हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी वर्क करना बाकी है, ठीक है। आगे अगले उस पर चलते हैं। एक बार को आप देख लीजिएगा, ये है आपका इनोवेशन इंडेक्स का, ठीक है। चलिए, वर्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया 150वें रैंक पे पहुंच गया है।
पिछले साल 142वें रैंक था और 2016 से कंटिन्यूसली इसकी रेटिंग जो है गिरी जा रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है ना, ये जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं हर साल। एनुअल रिपोर्ट ही पब्लिश होती है। हमेशा की तरह टॉप पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन रहे हैं इस पे, और बॉटम पे नॉर्थ कोरिया और रशिया है। ठीक है, 155 रैंक पर। तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब बात है ये कि इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन है कि 2016 से अभी तक रैंक काफ़ी घटी है। नेपाल जो उसके इंडिया के नेबर से, इनकी रैंकिंग यहाँ मेंशन है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो अपनी इंडिया की है उसने डिनाई कर रखा ऑलरेडी कि भाई इस तरह की चीज़ें हम नहीं मानते हैं। यहाँ पर बायसिंग हो रही है और कुछ सिलेक्टेड मीडिया पर्सन्स को लेकर ही ऐसी बातें चल रही हैं। एज ए होल जो गवर्नमेंट, आई मीन इंडियन जो मीडिया है कंप्लीट, उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, उस पर नहीं फोकस किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गलत चीज़ है अगर ऐसा हो जो बोला जा रहा है तो, कि पर्टिकुलर सेक्शन अगर मीडिया का वो भी अगर वायलेंस झेल रहा है तो क्यों झेल रहा है, वो चीज़ गलत हो जाती है ना। जीने का हक तुमको भी है। अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है तो गलत चीज़ नहीं है वो, उन पे किसी भी तरह का वायलेंस वगैरह कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सब चीज़ों का अपना एक प्रोसीजर है। अगर हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। चलिए चलते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। तो केशवनाथ टेम्पल सोमनाथपुर बेसिकली एक होयसला मॉन्यूमेंट है ये, और यूनेस्को टीम द्वारा अभी रिकॉग्नाइज किया गया फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। 13वीं शताब्दी में बना था। तो वेसारा और द्रविड़ स्टाइल में ये बनाया गया था। जो ये स्ट्रक्चर है केशवनाथ टेम्पल है ना, वैष्णव हिंदू टेम्पल है ये, और कर्नाटका में है ये। ठीक है, सोमनाथपुर दंडनायक, ये जो आई एम सॉरी, टेम्पल वॉज कॉन्सिक्रेटेड इन 1258 CE बाय सोमनाथ दंडनायक, ए जनरल ऑफ होयसला किंग नरसिम्हा तीन। तो क्या हुआ है, नरसिम्हा थर्ड जो थे वो, उनके जो जनरल थे उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था है ना। 38 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है मैसूर सिटी के पास में। ठीक है, इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, ये यूपीएससी के संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसको कंपेयर करने के लिए मैंने इसकी फ़ोटो डाल रखी थी, एक सेकेंड, तो ये एक बार को देख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को हर दिन मिलती रहे। इसके अलावा अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि क्या कहाँ पर मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ इन सब पे, और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स जो मुझे कवर करने को मिलते हैं उसके बाद काट छाट के पूरी मुश्किल से ये जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस हैं जो मैंडेटरी रहती है ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में, वो ढूंढ के लाता हूँ। तो इसी के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू।